किसकी बात कर लेते हैं बेटा? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री होती क्या है भाई? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की शाखा, विज्ञान की एक क्या है बेटा? शाखा है, ब्रांच है, सॉरी, विज्ञान की शाखा या जिसे हम ब्रांच बोल सकते हैं। इसके अंदर पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन, पदार्थ की संरचना, संगठन आदि का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन। आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंपल सा रसायन विज्ञान कहलाता है, या यूं बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु या अणु। किससे बना होता है बेटा? परमाणु या अणु। तो हम लिख सकते हैं क्या रसायन विज्ञान की दूसरी परिभाषा कि परमाणु या अणु, परमाणु या अणु के बारे में पढ़ना, के बारे में अध्ययन। परमाणु या अणु के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो हमारे पास डेफिनेशन, चाहे पदार्थ बोले या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, अणु होती है। इनका जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है आपका? सिंपल सा रसायन विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है पदार्थ। क्या वर्ड आया है? पदार्थ वर्ड आया है। अब ये पदार्थ होता क्या है? पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। तो पदार्थ, नोट कर रहे हो? नोट कर लो, सिंपल सी लाइन है। अर्थ क्या है रसायन विज्ञान का? कि पदार्थ की संरचना या संगठन आदि का अध्ययन। इंग्लिश मीडियम से हो आप तो लिख लो, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। या फिर यूं लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? अब एक वर्ड आता है बेटा, जो पदार्थ होता है इसे हम वर्ड यूज करते हैं द्रव्य या मैटर। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैटर। मैटर बोलते किसको है? ऐसे क्या प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मैटर है? तो इसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसके पास एक तो क्या होना चाहिए बेटा? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। और जिसके पास दूसरा क्या? वॉल्यूम। यदि ये दोनों प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के पास है तब उसे हम क्या नाम देने वाले हैं? मैटर नाम देने वाले हैं। क्या नाम देने वाले हैं? मैटर नाम देना। तो क्या क्या होना चाहिए पदार्थ के लिए? एक तो मास होना चाहिए और एक वॉल्यूम होना। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? कि जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वही आपका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्लियर है? अब लिखो, ये पॉइंट नोट कर लेना साइड में, जिसके पास क्या होना चाहिए बेटा? मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और वॉल्यूम यानी आयतन। तो किसी भी वस्तु के पास यदि मास है एंड वॉल्यूम है तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? मैटर कहने वाले हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन
ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। अब कोई भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसी ना किसी बेस पे होता है, किसी ना किसी बेस पे होता है। तो यहाँ पे हम दो टाइप के क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। जो पहला टाइप होगा वो हम किस बेस पे बात करेंगे? अवस्थाओं के आधार पर, स्टेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्थाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो अवस्थाओं के आधार पर कितना होता है बेटा पदार्थ? 5 होती है। मेन कितनी होती है? मेन 3 होती है, अदरवाइज कितनी होती है? 5। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ 3 के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहला कौन सा होगा बेटा? सॉलिड। दूसरा कौन सा रहने वाला है? लिक्विड। और तीसरा कौन सा रहने वाला है? गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फर्स्ट पार्ट कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, और उसमें 3 पार्ट डाल दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो पहला पॉइंट हमें देखना बेटा, वो देखना है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, आईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स या अंतरा आणविक दूरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक दूरी। अब ये अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? तो आपको पता है कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को, तो सॉरी फोर्स बोलना है ना, बल, अंतराणविक बल। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि दो आपके पास जो पार्टिकल्स है, जैसे ए पार्टिकल है, बी है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब यहाँ पे पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं क्या? और यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बेटा कि डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस बहुत कम है, इसका रीजन क्या है? कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम। तो अंतराणविक दूरी यहाँ पे क्या होती है बेटा? अधिकतम, मैक्सिमम होती है, मैक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में गैप बढ़ा है, यानी अट्रैक्शन क्या हुआ है? कम। अट्रैक्शन कम हुआ है, फोर्स वीक हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हुआ है बेटा? लेस देन हुआ है सॉलिड से। तो लेस देन सॉलिड यानी कि ठोस से कम। ठोस से क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। ठोस से क्या रहने वाला है? कम। जबकि यहाँ पे आप देखो गैप बहुत ज्यादा हो गया है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गैप फोर्स है वो क्या हो जाएगा? न्यूनतम, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। पहला पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट हमने किसकी बात करी है? इंटरमोलिकुलर फोर्स की। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा रहने वाला है, उससे कम किस में रहेगा? लिक्विड में, और उससे कम किस में रहेगा? गैस में। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब डिस्टेंस की बात कर ले, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, आईएमडी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे देखो बीच में डिस्टेंस कम है कि ज्यादा है बेटा? कम है, मिनिमम है सबसे कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? न्यूनतम, मिनिमम। जबकि यहाँ पे डिस्टेंस इससे ज्यादा है, तो मोर देन सॉलिड हो जाएगा। मोर देन सॉलिड यानी कि ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा।
यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस और फोर्स जो है वो एक दूसरे के क्या इनवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है। भाई आपने यदि फोर्स ज्यादा किया तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली हो गए। 2 पॉइंट नोट करो। देख लिया। अब तीसरा पॉइंट यदि हम देखें, थर्ड पॉइंट, हम आकार की बात करते हैं। आकार यानी शेप, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, शेप की। अब मेरे हाथ में ये सॉलिड है, अब मैं चाहे इसको जेब में रखूं, चाहे घर पे ले जाऊं, कहीं पे भी रखूं, इसका जो शेप है वो यही रहने वाला है कि चेंज होने वाला बेटा, यही रहने वाला है। तो यहां पे इनका जो आकार होता है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, फिक्स, निश्चित रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। अब आप मुझे बताना, लिक्विड है, जैसे मैंने एक कोई, इसके अंदर मैंने लिक्विड लिया बेटा, जैसे 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, ये इस शेप का था। अब मैंने इसको ऐसे गोल ले लिया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इस बर्तन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शेप है वो चेंज हो रहा है कि फिक्स रह रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा होगा बेटा, शेप अनफिक्स्ड हो जाएगा, अनफिक्स्ड हो जाएगा। जबकि गैस के अंदर यदि हम बात करेंगे तो भाई गैस है, जैसे मैंने अगरबत्ती का धुआं है, उस अगरबत्ती के धुआं को मैंने जैसे बोतल में बंद कर दिया तो उसका शेप क्या रहने वाला है, बोतल जैसा। सिलेंडर में भर दिया तो सिलेंडर जैसा, यानी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, एलएसी। नंबर 4 की यदि हम बात करें अब, आयतन, वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम, यानी कि ये जितना भी स्पेस कवर कर रहा है वो फिक्स रहने वाला है, मैं हाथ पे रखूंगा तो भी इतना ही करेगा। ये जो इसका वॉल्यूम है वो चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो वॉल्यूम क्या रहता है बेटा, इसका फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है। अब यहाँ पे देखना बेटा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है या फिक्स होता है। ये इसका शेप था, शेप इसके बर्तन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया, उस 1 लीटर पानी को मैंने दूसरे वाले बर्तन में लिया तो वो पानी कम हो जाएगा क्या, वही रहेगा ना पानी, तो भाई स्पेस तो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, भाई आपका जो वॉल्यूम है वो ही रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। अब गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या, अब जैसे मैंने परफ्यूम की कोई अपने बोतल है, उस बर्तन उसको जैसे मैंने ओपन करा तो गैस के पार्टिकल पूरे कमरे में फैल जाएंगे, तो अब उसके लिए स्पेस कितना हो गया, पूरा कमरा हो गया। तो उसके लिए जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो फिक्स होगा या अनफिक्स होगा, अनिश्चित हो जाएगा।
क्लियर? तो कितने पॉइंट हो गए अपने पास? 4। सिंपल से 4 पॉइंट हुए। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा? इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर आप पता कर सकते हो कि भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और सबसे कम गैस में। और इसका अपोजिट किस में होगा? डिस्टेंस में। न्यूनतम मिनिमम किस में होगी बेटा? सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में और उससे ज्यादा गैस में। फिर हमने बात की शेप एंड वॉल्यूम की। तो शेप एंड वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर दोनों फिक्स होते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर शेप अनफिक्स्ड होता है, जबकि आपका वॉल्यूम फिक्स होता है। जबकि इसके अंदर दोनों ही क्या होते हैं? अनफिक्स्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 डेंसिटी। घनत्व है डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या रहने वाला है? अब यहाँ पे देखो भाई, आपके पास डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? D इक्वल टू एम अपॉन वी। एम अपॉन वी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल टू एम अपॉन वी। एम क्या होता है बेटा? मास। और वी क्या होता है? वॉल्यूम। डेंसिटी जो हमेशा निकाली जाती है बेटा, वो यूनिट पे निकाली जाती है। यानी कि अपने को वॉल्यूम को क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। क्या कर देना है? फिक्स। अब मैंने जैसे वी को क्या कर दिया? 1 कर दिया। वी को क्या कर दिया बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, या जो भी करना है आपको, मीटर क्यूब करना है, कर दिया। अब एम को मैं चेंज कर रहा हूं। एम यानी क्या चेंज कर रहा हूं? मास। अब आप फर्स्ट फर्स्ट में देखो, जैसे इन सब के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर, ये जो एरिया है वो तो फिक्स कर दिया, यानी वी तो फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर देखो कितने पार्टिकल आ रहे हैं बेटा? 4। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 3। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 2। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में आ रहे हैं? सॉलिड में आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मास भी किस में होगा बेटा? सॉलिड में होगा। तो एम का वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगा, डी का वैल्यू उसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमने वी को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का होगा। तो घनत्व मैक्सिमम किसका होता है बेटा? अधिकतम। फिर यहाँ पे थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल कम हुए। पार्टिकल कम हुए तो मास कम होगा, और मास कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका लेस देन सॉलिड, यानी कि ठोस से कम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सबसे कम, न्यूनतम, मिनिमम। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कितने पॉइंट हो गए? 5। आप साइड में कहीं ऊपर लिख देना, डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एम अपॉन वी। ये आगे काम आएगा आपके, ऊपर ही ऊपर। डी इक्वल टू एम वी, यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब यदि मैं आपसे पूछूं आई एम एफ, डायरेक्टली इनवर्सली है बेटा किसके? आई एम डी के। यानी कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे यदि आईएमएफ का सीक्वेंस पूछे तो सबसे ज्यादा, और एक डेंसिटी का सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर गैस। ये 3 आपको याद करने हैं, 3 नोट कर लो।
लिख लिया। तो ये तो था अपना स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब हम सब्सटेंस का दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन। और वो कौन से बेस पे होगा बेटा? नेचर के बेस पर। ये हम बात कर रहे हैं किसके बेस पर? प्रकृति यानी नेचर। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्योर मैटर होता है और एक इम्प्योर मैटर होता है। प्योर यानी शुद्ध, और दूसरा होता है इम्प्योर, अशुद्ध। प्योर के अंदर दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। प्योर के अंदर अपने को दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, पहला और दूसरा। पहले को हम बोलते हैं बेटा तत्व, एलिमेंट। तत्व, एलिमेंट। और दूसरा हो जाएगा यौगिक, कंपाउंड। यौगिक, कंपाउंड। इम्प्योर के अंदर हम पढ़ते हैं मिक्सचर। मिश्रण। एलिमेंट किसे बोलते हैं बेटा? तो केवल एक ही प्रकार के, केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, यानी कि ओनली वन टाइप के एटम यदि प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप के एटम यदि प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? एलिमेंट कहने वाले हैं। क्लियर है? एलिमेंट्स किससे बोलते हैं? तो जिसमें ओनली और ओनली वन टाइप के आपके एटम होंगे। जैसे एग्जांपल्स बात करें हम, जैसे क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, O2। अब O2 क्या है बेटा? इसके अंदर दोनों जो आपके एटम है वो किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो ये आपका क्या रहने वाला है? एलिमेंट रहने वाला है। इसकी तरह से P4 हो गया। P4 के चारों एटम किसके हैं? फास्फोरस के हैं। तो ये आपका क्या रहने वाला है? एलिमेंट। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि इसके अंदर केवल क्या होने चाहिए? एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए, परमाणु होने चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कंपाउंड किससे बोलते हैं बेटा? तो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के परमाणु या एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जो एटम है या जो आपके एलिमेंट्स है, वो एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन होकर किसका निर्माण करते हैं? कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो कंपाउंड में क्या है? जैसे H2O। क्या है बेटा? H2O। अब इस H2O के अंदर यदि आप रेशियो देखोगे कि जो H और ऑक्सीजन का रेशियो है, H के कितने हैं? 2:1। रेशियो क्या रहने वाला बेटा? 2:1 रहने वाला है। अब यदि आपको लगता है कि नहीं सर, हम तो रेशियो चेंज करेंगे, हम इस रेशियो में आज हमारा मन नहीं है कि हम ये रेशियो याद करें, तो फिर क्या करें? रेशियो चेंज कर दें। तो हमने चलो ये रेशियो कर दिया, तो H2O2 कर दिया, यानी 2:2, या सिंपल रेशियो 1:1 कर दिया। तो जल तो हमें क्या देता है बेटा? जीवन देता है। लेकिन ये बनने वाला जो कंपाउंड है वो एक नया कंपाउंड बन गया है, जो आपको क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। इसका नाम क्या होता है बेटा? वेरी गुड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड।
तो यौगिक एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिक क्लियर है। फिर मिक्सचर के अंदर दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं बेटा, दो। एक तो होते हैं समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर, और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो समांगी एंड विषमांगी, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब क्या होता है बेटा, समांगी का मतलब क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स है, जो घटक है, वो पूरी तरीके से समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। यानी कि आपके पास जैसे ये कोई, इसके अंदर मैंने दो सब्सटेंस क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। क्या करती है बेटा, मिक्स कर दिए। अब मैं इसके यहां से कहीं से भी कुछ भी निकालूंगा तो उसका टेस्ट हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपोनेंट्स है वो आपस में पूरी तरीके से घुल चुके हैं और वो सब जगह पर सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे समांगी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जो घटक होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, कंपोनेंट्स समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। घटक जो होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक। फिर क्या रहने वाला है, विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे असमान रूप से वितरित होते हैं, असमान वितरण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। जैसे पानी में आप क्या डाल दो बेटा, सोइल, पानी प्लस मिट्टी। लिख लिया। ओके, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके, ये तो नॉर्मल अपने को बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर वगैरह कुछ आएंगे तो आपके उसके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या है चीजें। अब यदि हम बात करें आगे एटम की, एटम या परमाणु, एटम या परमाणु, ठीक है। यदि आपका जो एटम है वो कैसा है बेटा, उदासीन। कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। उदासीन का मतलब उसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। यानी कि ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे Na है, Na के ऊपर पॉजिटिव नहीं है, केवल Na है, ऐसा लिखा हुआ है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन, है ना, न्यूट्रल। अब ऐसी कंडीशन में जब उदासीन होता है तब इसमें जो प्रोटोनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटोनों की संख्या वो बराबर होती है किसके बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब न्यूट्रल आपका एटम है, अब इसके बारे में बाद में और डिटेल लिखेंगे, अभी हमें जो बेसिक देखना वो देखना है कि प्रोटोनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन ये कंडीशंस कब होती है बेटा, न्यूट्रल कंडीशंस हो, है ना, उदासीन हो। तो ये पॉइंट नोट करो कि भाई पी की जो संख्या है, प्रोटोनों की जो संख्या है वो बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। लिख लिया। अब यदि हम बात करें
यदि ऐसा है, जो प्रोटोनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटोनों की संख्या वो ही बराबर होता है किसके बेटा, परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक Z के। किसके इक्वल होता है बेटा, Z के। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के बराबर मत करना। किसके बराबर नहीं करना बेटा, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं करना। क्यों नहीं करना है, जैसे अपने पास सोडियम है, सोडियम, एक तो ये कंडीशन है। इस सोडियम के अंदर यदि मैं बात करूं, इसमें P प्लस कितना है, E कितना है और उसका Z क्या है। तो P कितना है बेटा इसमें 11, प्रोटोनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोटोन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11, तो इसका Z भी कितना है 11। और हमने गलती से क्या कर दिया, Z को किसके इक्वल कर दिया, E के इक्वल कर दिया। और ये ऐसा लिखा हुआ आ गया, Na प्लस लिखा हुआ आ गया, तो फिर क्या होगा बेटा, इसमें नंबर ऑफ P तो कितने हैं 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक कम हो गया 10। तो इस हिसाब से तो Z कितना हो गया 10 होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा कितना रहेगा बेटा 11 ही रहेगा। तो आपको याद रखना है कि Z बराबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होती है। फिर आता है एक परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करता है, ए से। तो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि P की संख्या, P की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, N की संख्या, P की संख्या प्लस N की संख्या। तो A बराबर क्या होता है, P की संख्या प्लस N की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है। अब यदि हम कुछ तत्वों के एटॉमिक मास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1 होता है, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 8 होता है, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉनों की संख्या ये है, केवल प्रोटॉनों की संख्या नहीं, हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो 8 प्लस 8 कितने होंगे बेटा, 8 तो प्रोटॉन होते हैं और 8 क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो कितना होता है 16। तो एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 16। उसी तरीके से कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन है तो 14, कितना है बेटा 14। और सल्फर है, तो सल्फर का 32, कितना होता है 32। क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर का कितना होता है 63.5। तो यानी कि ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे, ये जो एटॉमिक मास है वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ एटॉमिक मास है। अब इन एटॉमिक मास की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, आणविक द्रव्यमान। क्या निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास, क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे अपने को निकालना है H2O का, H2O मॉलिक्यूलर है, इसका हमें मास निकालना है। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन कितने ये, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 8 कहां है 16, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 16, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो ये इसका क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास। तो इसका निकाल सकते हो क्या आप NH3 का,
17। नाइट्रोजन का कितना बेटा? 14। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। नाइट्रोजन एक ही है क्या? इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा? हाइड्रोजन का एक होता है और 3 है, तो 1 इंटू 3। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। इस तरीके से निकाल सकते हो मोलिकुलर मास, ये नोट करो। लिख लिया? इसका फाइंड आउट करो देखें, CO2 का। हाँ, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना आपको CO2 का। चवालीस, वेरी गुड। 44। यानी कि यदि हम मोलिकुलर मास की बात करें, CO2 का कितना आया बेटा? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 12 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44, ये आ जाएगा। यदि मैं आपको बोलूं H2SO4 का फाइंड आउट करो, HNO3 का फाइंड आउट करो, C6H12 है, O6 का फाइंड आउट करो। थर्टी टू। टेबल नहीं आती, 16 की टेबल नहीं आती। चलो, H2SO4 का यदि हम फाइंड आउट करें तो हाइड्रोजन कितनी बेटा? 2। हाइड्रोजन का होता है 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 4। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 32 और 16 को 4 से करेंगे तो 64। कितना आ जाएगा बेटा? 98। अब ये हल्की फुल्की सी जो कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए, और ये याद कर लो डायरेक्टली। H2SO4 जब भी आएगा इसका फिक्स रहेगा। कितना आएगा बेटा? 98। HNO3 का कितना आएगा देखें।
वेरी गुड। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये कितना हो गया दोनों 15 और ये कितना हो गया बेटा 48। इन तीन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। इसका कितना आ जाएगा, कार्बन का कितना होता है बेटा 12, कार्बन टोटल कितने है, कितने 6, प्लस हाइड्रोजन 1 है और 12, ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 है, तो 12 छंग 72 प्लस 12 और 16 इंटू 6 कितना होता है 96। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 180। कितना ऐड आएगा बेटा 180। तो ये होता है सारा का सारा क्या है मोलिकुलर मास। तो अब सीख गए होंगे मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको याद करना है, एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, या हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री अब स्टार्ट कर रहे हैं हम जेट के लिए, तो वो है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना, मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। तो अपनी अगली क्लास में, जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम बात करने वाले किसकी बेटा, मोल कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कल पता करना है कि एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन बराबर इक्वल टू कितना होता है, ये आपको पता करके लाना है। क्लियर।